brought to you by American Pistachios. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज तारीख है 13 नवंबर। मालूम है, आप जानते होंगे कि दिवाली का अगला दिन है। इस तारीख के अंदर अगर आप दी ललन टॉप शो का ये एपिसोड देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कानों में पटाखों का शोर भी जा ही रहा हो। बच्चे फोड़ते रहते हैं अगले दिन भी। दिवाली के अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इस बार भी चल रहा है। उन आदेशों और गाइडलाइंस को ताक पर रखकर ये सब हो रहा है जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने जारी किया था। पटाखों की ध्वनि के बीच देश की राजधानी दिल्ली की एक उपलब्धि भी आपको बता देते हैं जिसे दिल्ली कई बार हासिल कर चुकी है। आज यानी 13 नवंबर को दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित सिटी होने का अचीवमेंट मिला है। प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने इस लिस्ट में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस तरह का कीर्तिमान भारत के मुंबई और कोलकाता, भारत के ये दो महानगर भी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में है। तालिका में मुंबई 6ठे नंबर पर है और कोलकाता 7वें नंबर पर। पहले बात दिल्ली की करते हैं। 11 नवंबर के दी ललन टॉप शो में हमने बताया था कि दिल्ली NCR में पिछले हफ्ते हुई बारिश ने प्रदूषण को काफ़ी हद तक के कंट्रोल किया था। पर्टिकुलेट मैटर जो सस्पेंडेड था उसको कम किया। बारिश की वजह से दिल्ली की हवा से स्मॉग करीब करीब ओझल हो गया था। दिल्ली के जिन इलाकों में AQI 350 से ऊपर बना हुआ था वो बारिश के बाद 100 के आसपास आ गया था। ये भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा से कुछ कम तो था ही। कमोबेश दिवाली की शाम तक दिल्ली का औसत AQI 218 के आसपास ही था। सालों बाद ऐसा हुआ था कि दिल्ली वालों को दिवाली के दिन साफ आसमान नज़र आ रहा था, लेकिन ये ऑल इज़ वेल वाली फीलिंग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रात होते होते हवा ख़राब होती गई और कम तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। लेकिन उससे पहले तड़के सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें आप देख लीजिए। आपको सड़कों पर घनी धुंध दिखाई दे रही होगी और विजिबिलिटी बेहद कम। दिवाली के अगले दिन दिल्ली में प्रदूषण के हाल की बानगी इस 2 विंडो के जरिए भी समझी जा सकती है। इंडिया गेट की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक है 10 नवंबर की, जब इंडिया गेट साफ नजर आ रहा था। 13 नवंबर की स्थिति आप वीडियो में देख ही रहे हैं। अब बात आंकड़ों की करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है, सीवियर। सुबह के वक्त सामने आए आंकड़ों के मुताबिक RK-पुरम में AQI 900 के पार था, जहांगीरपुरी में 850 के पार था, JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 710 और रोहिणी में AQI 580 दर्ज किया गया था। पटाखों के शोर के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों से ऐसा होता चला आ रहा है। 2023 में दिवाली के दिन AQI 2018 रहा, 2022 में AQI 312 था और 2021 में AQI 382, 2020 में दिवाली के दिन AQI 414, 2019 में दिवाली के दिन AQI 337, 18 में 281, 17 में 319 और 2016 में 431 था। ये AQI क्या है, हम इससे पहले 7 नवंबर के शो में भी विस्तृत तरीके से बता ही चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हवा का हाल बताने के लिए एक पैरामीटर का उपयोग होता है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे पहले अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी US EPA ने बनाया था AQI को, जिसका इस्तेमाल अब दुनिया के बहुत सारे देश करते हैं। ये AQI हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से AQI बदलता रहता है। जितना ज़्यादा AQI यानी उतना ज़्यादा प्रदूषण, स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी गणना होती है। अब सवाल ये कि दिल्ली में दिवाली की शाम तक तो हवा सांस लेने लायक महसूस हो रही थी, तो सुबह होते होते इतने जहरीले कैसे हो गई अगले दिन? इसके जवाब में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के वायु प्रदूषण नियंत्रण सेल के प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय बताते हैं कि रात भर हुई आतिशबाजी की होड़ के चलते हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा। वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब से बहुत खराब श्रेणी जो होती है उसमें जा चुकी है कई क्षेत्रों में। और ये कल जैसे ही पटाखों की होड़ चालू हुई तब से ही ये चालू हो गई बढ़ना। और रात के 2 बजे के आसपास आंकड़ा जो मैंने देखा था उसमें करीबन 800 से 1200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि सेफ लेवल से 16 गुना या लगभग कई गुना ज्यादा है। वो चूंकि 15 मिनट का एवरेज आता है, परंतु शॉर्ट टर्म एवरेज में भी इतना हाई लेवल बहुत ही खतरनाक होता है और ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
बीते रोज़ हुई आतिशबाजी के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर लोगों को दम घुंटू सांसें मिली हैं। 7 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पटाखों को लेकर जो गाइडलाइंस पहले से जारी की गई हैं वो पूरे देश भर के लिए हैं और किसी राज्य के लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में सुनवाई करते हुए बात कही थी वो केस साल 2015 से लंबित है। याचिका में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 बार गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। पहली बार 23 अक्टूबर 2018 को और दूसरी बार 29 अक्टूबर 2018 को। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध है। आतिशबाजी में बोरियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इन सब के बावजूद पटाखों की बिक्री और उन्हें खरीदने वालों पर असर नहीं पड़ा। इन सब से इतर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चल रहा ब्लेम गेम बदस्तूर जारी है। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखे और बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेता सनातन धर्म का हवाला देते हुए क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। बारिश होने के बाद हवा की गति तेज हुई थी और उसकी वजह से जो पिछले 8-10 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण के कण जो स्टोरेज हो गए थे वो डिस्पर्स हुए और कल हम सब ने ये नोट किया और ये मॉनिटर भी किया गया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो 215 से 20 तक पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह से रात में टारगेटेड तरीके से अलग अलग जगहों पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में पटाखे जलाने की घटनाएं हुई, उससे प्रदूषण का स्तर आज फिर बढ़ते बढ़ते 315-20 तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से पटाखे जलाने के लिए उकसाते रहे, उसका परिणाम आज 215 से बढ़ करके आज 315 से ज्यादा प्रदूषण का स्तर हो गया एक रात के अंदर। आज से 4 दिन पहले जब बारिश हुई थी, उसके पहले तो पटाखे नहीं बजे थे। तब एक्यूआई क्या था, लगभग 950 टच कर रहा था। आज एक्यूआई क्या है, आज 800 के आसपास है। तो जब बिना पटाखा बजे एक्यूआई 950 हो सकता है और पटाखा अगर मानता हूं मैं इक्का दुक्का बजा भी, उसके बाद भी अगर ये 800 के आसपास एक्यूआई है, तो आप मुझे बताइए कि पानी होने के पहले का प्रदूषण का कारण भी पटाखा था क्या? इसलिए मैं बोलना चाहता हूं ना, कृपया हिंदू संस्कृति के रीत रिवाज, पर्व त्योहारों के पीछे हाथ धो के मत पड़िए। दिल्ली में प्रदूषण के ताज़ा हालात को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां कम नहीं होंगी। इस बाबत केजरीवाल सरकार क्या करने जा रही है ये भी बताते चलें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर जानकारी दी है कि दिल्ली में अगले आदेश तक GRAP 4 लागू रहेगा और 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। दिवाली के दिन ही उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हुआ। अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस कारण वहां काम कर रहे 36 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। ये सुरंग ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा और डंडाल गांव को जोड़ने के लिए ये सुरंग बन रही है। अधिकारियों ने अब तक जो बताया उसके मुताबिक हादसा सिलक्यारा की तरफ 12 नवंबर की तड़के करीब 4 बजे हुआ। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है। इसका करीब 150 से 200 मीटर का हिस्सा धंसा है। मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा NDRF, SDRF, फायर सेफ्टी के अधिकारी रेस्क्यू के लिए मौजूद हैं। इस सुरंग का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी करा रही है। कंपनी देश में कई बड़ी टनल्स और पुल का निर्माण कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रही संस्थान नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDCL के कर्मचारी भी मौजूद हैं। शुरुआती जानकारी ये है कि यह हादसा भूस्खलन के कारण हुआ। उत्तरकाशी के SP
अपर्ण यदुवंशी ने एएनआई को बताया कि सिलक्यारा की तरफ पहले 30 से 35 मीटर हिस्से में मलबा गिरा, फिर अचानक भारी मलबे और पत्थर गिरने लगे। इस कारण भीतर काम कर रहे मजदूर फंसे ही रह गए। उत्तरकाशी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। 7455991223 7455991223। ये आपको स्क्रीन पर लिखा भी नज़र आ रहा है। अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। टनल में फंसे हुए मजदूर झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं। एक मजदूर उत्तराखंड का भी है। हालांकि मजदूरों के बारे में अभी और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें निकालने के लिए सुरंग से लगातार मलबा हटाया जा रहा है। इसके लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने रात करीब 2 बजे मजदूरों के साथ संपर्क भी स्थापित किया। उन्होंने दावा किया कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर कुछ खाने की चीज़ें भी मजदूरों तक भेजी गई हैं। सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने सुबह मीडिया को बताया कि रेस्क्यू में लगे लोग सुरंग के अंदर लगभग 15 मीटर तक चले गए हैं और लगभग 35 मीटर की दूरी अभी तय करनी बाकी है। सुरंग के अंदर जाने के लिए बगल में रास्ता बनाया जा रहा है। अब हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को बताया कि रेस्क्यू में लगे अधिकारी प्लान ए, प्लान बी और सी तीनों पर काम कर रहे हैं और पहली प्राथमिकता वहां फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। इस तरह की खबरें हैं कि अधिकारी ह्यूमन पाइप के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे मजदूरों को। सुनिए मुख्यमंत्री ने घटनास्थल से लौटने के बाद क्या जानकारी दी। अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी जरूरत नहीं है अंदर से, जो उन्होंने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं, टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं मौके पर वहां पर गया हूं। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहां पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी में 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बन रही है। इसके बनने से उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। सुरंग 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है। पहले इस टनल का काम सितंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में अब देरी हो गई है। अब इसे मार्च 2024 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। हादसे के बाद 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि मजदूर दिवाली के दिन भी काम कर रहे थे, साथ में रविवार भी था। सोशल मीडिया पर कई लोग छुट्टी के दिन मजदूरों से काम करवाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछा गया कि रविवार के दिन मजदूर काम कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण रोका नहीं गया और इस पर जो भी चीज़ें हैं वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। दूसरा बड़ा सवाल जो इस तरह की परियोजनाओं के लिए हमेशा से उठता रहा है वो ये कि पहाड़ों में इस तरह के निर्माण ही सवालिया हैं। पर्यावरण के प्रभाव की चिंता किए बगैर ऐसे प्रोजेक्ट्स की अनुमति देना, पर्यावरण पर काम करने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रकृति का दोहन बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दलील ये है कि इन परियोजनाओं से पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ विकास के काम भी तेज़ी से पहुँचेंगे। हम सब तरफ के तर्क आपको बता रहे हैं। जिस 4 धाम परियोजना के तहत ये सुरंग बन रही है उसे लेकर खूब बवाल हुआ था। पहले हम इसे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के रूप में जानते थे। 4 धाम एक हाईवे प्रोजेक्ट है। इसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे उत्तराखंड के 4 धामों को आपस में हाईवे के जरिए जोड़ने का प्लान है। प्रोजेक्ट के तहत 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और इन्हें हाईवे में बदला जा रहा है। साथ ही सड़कों की मरम्मत भी हो रही है। एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं ज़्यादातर, कुछ जगह ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट्स भी हैं, बहुत जगह ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट्स हैं। यानी पहले से जो रोड बनी हुई है पहाड़ को और काट के उसे चौड़ा किया जा रहा है, घुमाव कम किए जा रहे हैं, कुछ टनल्स बन रही हैं।
साल 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था, चारधाम प्रोजेक्ट का। इसमें आने और जाने दोनों तरफ डबल लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। इसी के तहत कई जगहों पर सुरंगों का निर्माण भी हो रहा है। जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई तब इसकी लागत का अनुमान 12,000 करोड़ था। चारधाम प्रोजेक्ट में एक मुख्य सड़क है जिस पर आगे बढ़ने के साथ 4 अलग अलग रास्ते निकलते हैं जो चारों धामों को जाते हैं। ये सड़क ऋषिकेश से शुरू होकर उत्तर दिशा में माना नाम के गांव तक जाती है। इससे पहला रास्ता ऋषिकेश से निकलेगा जो धारासू नाम की जगह तक जाएगा। दूसरा धारासू से एक रास्ता यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री जाएगा। तीसरे रास्ते पे आते हैं, ये रास्ता भी ऋषिकेश से ही शुरू होगा और रुद्रप्रयाग तक जाएगा। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए गौरीकुंड तक निकल जाएगा और चौथा रुद्रप्रयाग से एक रास्ता आगे बद्रीनाथ के लिए माना गांव तक जाएगा। साथ ही टनकपुर से पिथौरागढ़ के रास्ते को हाईवे में भी बदला जा रहा है। प्रोजेक्ट पर साल 2017 में काम शुरू हुआ था, लेकिन इसे लेकर कई शिकायतें आईं। आरोप लगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, मनमानी से पेड़ कट रहे हैं, मलबा नदियों में गिराया जा रहा है। आरोप लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन नहीं किया गया। एक टेक्निकल पेंच निकाल के कानून में किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। जैसे अगर कहीं सड़क बननी है तो ये बताना होता है कि उससे पर्यावरण पर किस तरह का असर पड़ेगा, जैसे रास्ते में कितने पेड़ कटेंगे, जानवरों पर क्या असर पड़ेगा इत्यादि। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 100 किलोमीटर से बड़े किसी भी रोड प्रोजेक्ट पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना जरूरी होता है, लेकिन प्रोजेक्ट के 100 किलोमीटर से कम होने पर ऐसा नहीं होता है। चारधाम प्रोजेक्ट में करीब 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांट दिया गया और प्रत्येक हिस्सा 100 किलोमीटर से कम कर दिया गया। इसलिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ही नहीं पड़ा। कई सामाजिक संस्थाओं ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में अर्जियां दाखिल की। बहुत सी अर्जियां होने पर एनजीटी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जिन जगहों पर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है वो बेहद संवेदनशील इलाके हैं। अगस्त 2018 में कोर्ट ने मुद्दे की गंभीरता के चलते एक हाई पावर कमेटी बनाई। इस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने तब कहा था कि हिमालय के पहाड़ों की चिंता नहीं की जा रही। हालांकि कमेटी भी बढ़ गई थी। रवि चोपड़ा समेत 4 सदस्यों ने सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने की सिफारिश की। दूसरी तरफ 21 सदस्यों वाले दूसरे पक्ष ने सड़क की चौड़ाई 12 मीटर रखने की सलाह दी। लंबी बहस के बाद दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसला दिया। सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी। साथ ही सरकार को कमेटी की सिफारिशों की निगरानी के लिए एक पूर्व जस्टिस A.K. सीकरी की अध्यक्षता में एक और कमेटी बना दी गई। तब से इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। पहले कहा जा रहा था कि इसे मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि पर्यावरण मंजूरी और दूसरे कारणों के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई। इस साल जुलाई में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जवाब दिया था। बताया कि अब तक 601 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। बहरहाल उत्तरकाशी हादसे को 36 घंटे हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपदा बलों के जवान और अधिकारी सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से निकाल पाएंगे। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। उम्मीद करिए कि टनल में मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं, उनके परिवार भी शांति से दिवाली मना पाएं। इसी नोट पे ललन टॉप शो की इस किस्त को कंक्लूड किया जा रहा है। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।